ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत कॉमन टॉपिक स्टडी कर रहे हैं जो हमने प्लस वन में भी स्टडी किया है। एनर्जी, पावर, वर्क, ये हमने स्टडी किया है प्लस वन के अंदर। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी आज हम स्टडी कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जैसे मैंने डेफिनेशन लिखा है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, उसको हीट एनर्जी को हम एच लिख रहे हैं, प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर when electric current I passes through it for time t। मतलब किसी रेजिस्टेंस R में से करंट I पास करते हैं हम टाइम t के लिए, तो उस रेजिस्टेंस में से के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। दैट हीट एनर्जी, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं और उसका फार्मूला I स्क्वायर R इंटू टी है। ये फार्मूला कैसे निकला इसको हम ड्राइव कर रहे हैं आगे। लेकिन इसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हम एक और डेफिनेशन भी कह सकते हैं कि जैसे हमने पढ़ा है कि एनर्जी और वर्क जो है वो इंटर कन्वर्टेबल है। एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क और वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। या हमने एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी है। एनर्जी की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब हम कितना काम कर सकते हैं। दैट मीन्स एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू द वर्क। तो एनर्जी की एक और डेफिनेशन भी है कि एनर्जी इज द टोटल वर्क डन बाई ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे सेल है, बैटरी है, उसके द्वारा कितना वर्क किया जाता है टू मेंटेन इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, उस किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट मेंटेन करने के लिए। क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट तभी फ्लो करेगा यदि हम उस इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जैसे आपके पास ये रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है। यदि आप इस रेजिस्टेंस आर को देखें, इस रेजिस्टेंस आर को यदि आप देखें, ये रेजिस्टेंस है आर। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि करंट आई पास कर रहा है और रेजिस्टेंस आर में से पास कर रहा है। कितने टाइम के लिए पास कर रहा है? टी टाइम के लिए पास कर रहा है। तो जब करंट आई फ्लो करे टाइम टी के लिए, तो कितना चार्ज फ्लो करता है? आपने करंट की डेफिनेशन पढ़ी है। करंट की डेफिनेशन आपने पढ़ी है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो फिर चार्ज किसके बराबर हो गया? करंट इनटू टाइम। अब यदि आपने पोटेंशियल जो अप्लाई किया, क्योंकि ये करंट तब फ्लो करेगा रेजिस्टेंस में से यदि आप यहाँ पे एक सोर्स ऑफ ईएमएफ लगाएंगे। उसको मैंने लगाया नहीं है, मैं ऐसा सपोज कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक बैटरी भी लगी हुई है जिससे करंट फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है। और उस सोर्स ऑफ पोटेंशियल का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बी है। तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन भी पढ़ी है, क्योंकि अभी प्रीवियस नॉलेज जो हमने पहले पढ़े हैं आपको याद होना चाहिए, या आप उनको बार बार रिवाइज करें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो W अपॉन Q। तो W इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? V इंटू Q। अब V के क्या होता है? अब V को भी आपने पढ़ा हुआ है, आपने V के बारे में पढ़ा हुआ है। व्हाट इज V? V होता है I इंटू आर। V होता है, अब Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं? V Q है, Q की जगह लिख दिया हमने IT, तो W इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास? W इज इक्वल टू V IT। अब B इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। ये हमने कहाँ से पढ़ा है? ओम्स लॉ से पढ़ा है हमने, देख सकते हैं ओम्स लॉ। तो फिर हम क्या लिखेंगे? V की जगह क्या लिख दिया हमने? यहाँ पे देख रहे हैं आप, V इज इक्वल टू IR लिख दिया। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया? V की जगह IR लिख दिया, I इंटू टी, तो I का स्क्वायर आर टी। ये वर्क डन हुआ। अब यही मैंने कहा था कि ये जो वर्क डन है इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट, उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। देयरफॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके बराबर होगी? ये जो वर्क डन है कितना था वो? आई स्क्वायर आर टी। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला हो गया, जो मैंने सबसे पहले शुरू में लिखा था, जब आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर लिखा था। तो अब हमारे पास ओम्स लॉ के मुताबिक ही V इजिकल टू आई आर होता है, तो I इजिकल टू क्या हो गया? V अपॉन आर हो गया। तो हम यहाँ आई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? V अपॉन आर का स्क्वायर लिख सकते हैं, V अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर टी। तो आप देख सकते हैं एक आर से एक आर ऊपर कट जाएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो आप कभी कोई न्यूमेरिकल आपको आए करने के लिए और उसमें आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछा हो, जिसमें आपके पास आई की वैल्यू दी हो, आर की वैल्यू दी हो और टी की वैल्यू दी हो, टाइम की वैल्यू दी हो, तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और यदि आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछी हो लेकिन आई नहीं दिया हो, पोटेंशियल दिया हो और रेजिस्टेंस दिया हो और टी की वैल्यू दी है, तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ओके,
इसके बाद एक और हम इसके अब यूनिट क्या होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, जो एनर्जी के यूनिट होते हैं, आपने एनर्जी के यूनिट +1 के अंदर पढ़े हुए हैं। एनर्जी के यूनिट होते हैं जूल, एसआई सिस्टम के अंदर होते हैं, और सीजीएस सिस्टम के अंदर अर्ग होते हैं। ठीक है, तो जूल और अर्ग ये यूनिट हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, यही यूनिट वर्क के भी होते हैं। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर है। अब +1 के अंदर आपने फिर से पढ़ा है कि पावर क्या होता है। पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब काम करने की रफ्तार कितनी है। जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो जल्दी जल्दी काम खत्म करता है। हम पावर से मेजरमेंट भी ऐसे ही करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि W वर्क करता हो T टाइम में, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या हो गया, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो हम इलेक्ट्रिकल पावर को क्या लिखते हैं, वर्क अपॉन टाइम भी लिखते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन दे सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट पर यूनिट टाइम। और अब आपने हीट का फार्मूला निकाला था, पीछे लिखा था हमने, मैं फिर से बता देता हूँ कि ये हीट का फार्मूला आपने यहाँ लिखा था I² R/T। ये आपने यहाँ पे लिखा था हीट का फार्मूला, जो आपने निकाला था हीट का फार्मूला, मैं फिर से इसको शो कर रहा हूँ। ये तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या थी, I² R/T, जिसको हीट भी कह रहे हैं हम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, टाइम चला जाएगा इस तरफ को, तो आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले पेज के ऊपर हम देख रहे हैं, और ये इसको देख सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू I² R/T। फिर से, तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, जो वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वर्क डन, तो वर्क अपॉन टाइम, जो मैंने यहाँ डेफिनेशन में भी लिखा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड एज हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी टाइम I² R/T, T से T कट जाएगा तो क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पे IR रह गया। तो इलेक्ट्रिकल पावर किसके बराबर हो गया, IR। इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं, I² R को लिख सकते हैं I/R, दैट इज P = I/IR। ये IR किसके बराबर होता है, आपने ओम्स ला, फिर से ओम्स ला का V = IR होता है। तो मैं IR की जगह क्या लिख सकता हूँ, V। तो पावर किसके बराबर हो गया, यहाँ देख सकते हैं आप, P = I/V हो गया। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। अब आपके पास इसके बाद जो इलेक्ट्रिकल पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ, क्या निकल गया, इलेक्ट्रिक करंट एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। P = प्रोडक्ट ऑफ I/V, करंट एंड पोटेंशियल। अब इसके यूनिट्स क्या होते हैं, यदि हम करंट को ले लें 1 एम्पियर, पोटेंशियल को ले लें 1 वोल्ट, तो पावर क्या होगी 1 एम्पियर इंटू 1 वोल्ट। तो 1 एम्पियर इंटू 1 वोल्ट बन गया 1 एम्पियर वोल्ट। इस एम्पियर वोल्ट का नाम रख दिया हमने वाट, ये साइंटिस्ट के नाम पे जिसने इंजन बनाया था, स्टीम इंजन, जेम्स वाट, उसके नाम पे ये यूनिट है वाट। तो पावर का यूनिट है वाट। तो 1 वाट पावर कब होती है, यदि 1 एम्पियर करंट फ्लो करे किसी रेजिस्टेंस में से, जब कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाया हो, 1 वोल्ट। फिर से सुन लीजिए, 1 वाट इलेक्ट्रिक पावर होगी किसी सर्किट की यदि 1 एम्पियर करंट फ्लो करे उस सर्किट में, जब 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया गया हो। इसके और भी यूनिट हैं, 1 किलोवाट, किलो का मतलब होता है 1000, दैट मीन्स 1000 वाट। किलो का मतलब 1000, 1000 का मतलब हो गया 10⁻³ वाट। मेगावाट का मतलब जैसे हमने पढ़ा हुआ है, पहले भी मैंने आपको बताया था, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया था। मेगा का मतलब होता है 10⁶। मेगा होता है बड़ा, बहुत बड़ा। माइक्रो होता है छोटा। मेगा की पावर होती है, मेगा की वैल्यू होती है 10⁶, माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶। तो यहाँ मेगावाट है 10⁻⁶ वाट। एक हॉर्स पावर, ये भी आपने यूनिट स्टडी किया। हॉर्स पावर, हम जो मोटर है, जो घरों में टुल्लू पंप लगाते हैं हम, या हमारे पास आटा पीसने की चक्की होती है, उनकी जो पावर है उसको हॉर्स पावर में मेजर करते हैं। तो एक हॉर्स पावर होता है
746 वाट, मतलब एक घोड़े की ताकत के बराबर कितनी ताकत होती है? 746 वाट। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम फार्मूला और भी लिख सकते हैं। एक तो ये एनर्जी ये था हमारे पास आई स्क्वायर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब रिलेशनशिप है पावर और एनर्जी के बीच में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब आई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? आई इंटू आई आर इंटू टी। अब आई आर की जगह क्या लिख सकते हैं? वी, आई वी इंटू टी। ये जो आई वी है ये क्या चीज होता है? ये होता है पावर। जैसे हमने यहाँ देख रहा था ऊपर, हमने पावर इज इक्वल टू आई इंटू वी, तो आई वी की जगह क्या लिख सकते हैं? पावर। तो फिर क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम। ये रिलेशनशिप भी है इनके बीच के अंदर, इसको भी आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर हम जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसके यूनिट क्या बने हुए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी अभी हमने पिछले पेज के लास्ट में निकाला। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके बराबर निकाला? इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम। अब इलेक्ट्रिक पावर के यूनिट क्या होते हैं? वॉट। टाइम के क्या होते हैं? सेकंड। तो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एक और यूनिट क्या हो गए? वॉट सेकंड। वैसे इससे पहले भी मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट आपको बताए थे, वो जूल होते हैं। तो फिर जूल किसके बराबर हो गया? वॉट इंटू सेकेंड। एक और जो प्रैक्टिकल यूनिट हम यूज करते हैं उसको किलो वाट आवर कहते हैं। किलो, KWH। KWH का मतलब है किलो वाट आवर। ये आप देख सकते हैं, किलो वाट आवर। किलो का मतलब, अब इसको हम कन्वर्ट करें किलो वाट आवर, इसको हम बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोलते हैं, VOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOT यूनिट। ये जो हमारे घरों में बिजली आती है जिसको हम कहते हैं कि कितने यूनिट बिजली जली, कितने यूनिट बिजली हमने कंज्यूम की, उसको जो यूनिट है ये है वो 1 किलो वाट आवर। इसका मतलब है कि यदि हम कोई हीटर यूज करें और उसकी जो पावर हो वो 1 किलो वाट हो, 1 किलो वाट का मतलब 1000 वाट का वो हो, तो यदि हम उसको 1 घंटे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम करते हैं। इसको, ये यूनिट प्रैक्टिकल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, किलो वाट आवर, जिसको हम बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इसका यूज करता है। अब ये जो किलोवाट आवर है ये यूनिट है एनर्जी का। अब इस एनर्जी का यूनिट जूल भी होता है। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? तो 1 किलोवाट आवर का मतलब हो गया, किलो का मतलब होता है 1000, 1000 वाट इंटू 60। एक आवर, एक आवर, आवर का मतलब 1 घंटा। 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड। तो 1 घंटे के अंदर कितने हो गए? 60 गुणा 60, दैट मीन 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। तो क्या बन गया? 1000 वाट गुणा 3600 सेकंड। तो क्या बन गया? 1000 जूल। वाट को लिखते हैं हम जूल पर सेकंड, वाट को एक और भी यूनिट है हमारे पास, जूल पर सेकंड। 3600 सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया तो क्या रह गया हमारे पास? 3600 और 3 जीरो और लगे। तो ये इसको जब हम मेट्रिक सिस्टम में लिखते हैं जिसमें डेसिमल सिस्टम में लगाते हैं, तो आप इसको काउंट कर सकते हैं कि जब हम डेसिमल को लेफ्ट साइड की तरफ को लाएंगे तो कितने अंक डिस्प्लेस हो रहा है? 5 तो जीरो लगी हैं, 6 के पहले लगेगा तो 6 अंक जाएगा। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, बहुत आसान से है कि व्हाट इज 1 किलोवाट आवर, या कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इनटू जूल। ओके, तो इसको भी आपने अच्छी तरह से देखना है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमने आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द टू हैज हायर रेजिस्टेंस, ए 100 वाट हीटर और ए 100 वाट बल्ब, बोथ मार्क्ड फॉर 230 वोल्ट। अब दोनों दो दिए हैं, एक हीटर दिया है 1000 वाट का और बल्ब दिया है 100 वाट का। दोनों 230 वोल्ट पे काम करते हैं, तो किसकी ज्यादा रेजिस्टेंस है? अब आपने पावर का फार्मूला लिखना है। पावर का वो फार्मूला यूज करना है जिसमें वोल्टेज का और रेजिस्टेंस का इस्तेमाल हो। तो आपने वैसे तो पावर पढ़ा है I इंटू बी, लेकिन आपने I की जगह क्या लिख सकते हैं? V अपॉन आर भी लिख सकते हैं। तो फिर कौन सा फार्मूला हो गया? P इज इक्वल टू बी स्क्वेयर अपॉन आर। तो फिर P इज इक्वल टू बी स्क्वेयर अपॉन आर, तो आर चला जाएगा लेफ्ट साइड में, P आ जाएगा नीचे, तो क्या बन गया है? बी स्क्वेयर अपॉन P। अब B कितना है? 230 वोल्ट। 230 गुणा 230 बटे कितना है ये?
पावर कितनी है, 1000 वाट है हीटर के लिए, तो आप निकाल सकते हैं कितना रेजिस्टेंस आएगा। और फिर इसी तरह से 100 वाट के लिए भी आप कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इज इलेक्ट्रिकल करंट स्केलर और वेक्टर। अब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, और यदि वो जो भी क्वांटिटी है स्केलर है या वेक्टर है, तो आपने बताना है कि वो कौन होते हैं, स्केलर और वेक्टर कौन से होते हैं। तो इन दोनों में से एक कौन सी चीज है, स्केलर है या वेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट विल हैपन टू रिलैक्सेशन टाइम इफ टेम्परेचर ऑफ ए गुड कंडक्टर डिक्रीजेस। अब यदि हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें कंडक्टर के, तो रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपने इसका जवाब भी सिंपल 1 या 2 लाइनों में बताना है कि रिलैक्सेशन टाइम और टेम्परेचर के बीच में या रजिस्टिविटी के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, और यदि हम रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। इसको आपने 2-3 लाइन के अंदर इसका जवाब लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय वोल्ट अपॉन एम्पियर। उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या नाम है जिसके यूनिट वोल्ट अपॉन एम्पियर होते हैं, उसका नाम सोचना है आपने और इसका जवाब लिखना है। बहुत आसान है, मैं जवाब बताना नहीं चाहता, लेकिन इसी में दिख रहा है, जवाब दिख रहा है। यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे इस कि ये वोल्ट अपॉन एम्पियर किसके बराबर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है, व्हाट विल हैपन टू रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड। रेजिस्टिविटी मैंने आपको बताया था, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अब मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रेजिस्टिविटी को क्या फर्क पड़ेगा यदि हम कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दें। तो इसका आंसर आपने बताना है और सोच करके मुझे 2-3 लाइनों में इसका जवाब आपने लिखना है। 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं या समटाइम 1.5 नंबर का या 2 नंबर के भी पूछे जाते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, सिल्वर एंड कॉन्स्टेंटन आर 1.15 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर, और दूसरे का है 1.0 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर, एंड कॉन्स्टेंटन का है 48 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब होता है जो पहले लिखा है उसका पहले दिया हुआ है, जैसे कॉपर पहले लिखा है तो कॉपर का हो गया 1.15, सिल्वर दूसरे नंबर पे है तो 1.0, और कॉन्स्टेंटन लास्ट में लिखा है तो 48 अब इसमें आपको दिख रहा है कि किसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाई। इनमें से सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है और वो क्यों है, इसका भी 2 लाइनों में जवाब आप बताएंगे। तो आई होप आप ने ये वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना है। यदि एक बार समझ नहीं आता है तो आप दूसरी बार सुने, और इन जो मैंने आपको PDF भेजा है उसको आप नोट करें, और इनमें से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।